एक लड़की की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब उसका रिश्ता किसी और घर से जुड़ता है। तब उस पर ना सिर्फ अपने मायके वालों को खुश करने की जिम्मेदारी होती है, पर ससुराल वालों का मान रखने का बोझ भी उसके कंधों पर आ जाता है। ऐसे में सिर्फ वो इतना चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसे समझे और थोड़ा सा साथ दे दे, पर अफसोस ऐसा कई लड़कियों के साथ नहीं हो पाता। वर्षा इस साल 25 की हो चुकी थी और उसके पिताजी ने उसका रिश्ता मानव के साथ, जो कि एक इंजीनियर है, उसके साथ तय कर दिया। अब आपकी बेटी हमारी हो गई भाई साहब। वर्षा, अब कुछ ही वक्त के बाद तुम अपने ससुराल आ जाओगी। हाँ भाभी, हम सब आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। बस कुछ ही महीनों बाद हम शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। हाँ, तब तक आपकी भी बेटी के लिए जो बनाना है बना लीजिए। वैसे हम तो दहेज के सख्त खिलाफ है, लेकिन अब आप भी अपनी बेटी को खाली हाथ तो निकालेंगे नहीं, क्या भाई साहब? जी जी, सही बात है बहन जी। हाँ बहन जी, हमसे जो भी हो पाएगा हम उससे बेहतर ही करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, चिंता किस बात की। देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जो देंगे अपनी बेटी को ही देंगे। मानव अब चले या वर्षा को ही निहारता रहेगा? वर्षा खुश थी, उसे मानव जैसा एक अच्छा जीवन साथी मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ संकोच भी था। जिस तरह से उसकी होने वाली सास ने उसके पिताजी से शादी की तैयारियां करने को कहा था। पापा, मेरी होने वाली सास ने आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगा ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू ना चिंता मत कर, तू तो बस आने वाली ज़िंदगी के सपने देख, ये सब हम देख लेंगे। पापा, फिर भी आप खुद पर ज़्यादा बोझ मत लीजिएगा। मैं हूँ ना, मैं अपनी जॉब से सब कुछ कर लूँगी। अरे तू चिंता मत कर वर्षा, तेरे पापा और मैं सब संभाल लेंगे। वर्षा एक सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और अपने पैरों पर खड़ी हुई लड़की थी। उसका रिश्ता पक्का होने के बाद मानव और वर्षा आपस में बात करने लगे थे। अच्छा वर्षा, मैं ये कह रहा था कि अब तुम जॉब क्यों नहीं छोड़ दी थी? अब तो हमारी शादी होने वाली है। हाँ, पर अभी हमारी शादी में कई महीने बाकी हैं मानव, मैं अभी से जॉब क्यों छोड़ दूँ? पर अब तुम्हें घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए ना। शादी के बाद तो तुम्हें यही करना है। शादी के बाद मैं सोच रही थी जॉब नहीं छोड़ूंगी, पर घर से ही काम करूंगी। तुम नहीं चाहते क्या मैं घर से काम करूं? मुझे नहीं लगता मेरी माँ को ये सब पसंद आएगा। मैं तुम्हारी राय पूछ रही हूँ मानव, तुम भी तो पढ़े लिखे हो, क्या तुम भी नहीं चाहते कि मैं भी अपना करियर बनाऊं? इस बारे में हम बाद में देखेंगे, देखते हैं मेरी माँ शादी के बाद क्या कहती है। मानव ने वर्षा के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया। इस बात का वर्षा को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उसने मानव से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। अब मानव के साथ वर्षा की होने वाली सास और ननद भी उसके साथ फ़ोन पे बात करने लगे थे। जी जी, मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। ये क्या बात हुई, तुम तो मुझे फ़ोन ही नहीं करती कभी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी। मैंने सुना तुम अभी भी काम पर जाती हो। ऐसा ही चलता रहा तो तुम घर का काम कब सीख पाओगी बेटा? हैं? अब ये बाहर का काम और नौकरी छोड़ो और घर के काम और खाना बनाना सीख लो। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे काफ़ी कुछ आता है, मेरी माँ ने सब कुछ सिखाया है। अच्छा, तो ठीक है फिर। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि तुमने शादी के लिए चीज़ें लेना तो शुरू कर दिया ना? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। अरे मेरा मतलब है गहने, कपड़े, ससुराल वालों के लिए तोहफे, यही सब। मैं ये कह रही थी कि जो भी तोहफे आप लोग हमारे लिए डालो ना, वो अच्छे महंगे वाले होने चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत चली जाए। पर सबके लिए तोहफे लाने की क्या ज़रूरत है मम्मी जी? अरे ज़रूरत कैसे नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे घर की पहली शादी है। तुम एक काम करना, सबके लिए तोहफों के साथ ड्राई फ्रूट्स के डब्बे भी डाल देना। अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। वर्षा की सास अब उसे आए दिन फ़ोन करती और वहाँ वर्षा का हालचाल नहीं बल्कि यही सब बातें हुआ करती थी। वर्षा को अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके माता पिता उसे हर बार चुप करवा देते, ये कहकर कि ये सब तो होता ही है। अरे बेटी, अब तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, ये सब तो हर समाज में होता ही रहता है।
हाँ, और फिर बेटी को नहीं देंगे तो किसे देंगे? तुम हमारी इकलौती बेटी हो। माँ पापा, पर मुझे ये सब नहीं पसंद। आप मुझे दे या ना दे, बात वो नहीं है, पर उन लोगों का इस तरह बार बार कुछ न कुछ मांगना मुझे सही नहीं लग रहा। वर्षा, मानव इतना अच्छा लड़का है, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है? तुम बस अपनी शादी की तैयारियां करो, खुश रहो बेटा। आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें इस बारे में कहना चाहिए? ये तुम कैसी बात कर रही हो वर्षा? वो तुम्हारा होने वाला ससुराल है। अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग गया तो, कहीं वो लोग नाराज़ हो गए तो? पर माँ पापा, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों मेरी वजह से इतना सब करें। आप ये पैसा अपने भविष्य और बुढ़ापे के लिए बचा के रखिए। अरे माँ बाप पैसा कमाते हैं किसके लिए है? ताकि वो अपने बच्चों पर खर्च कर सके। तुम बस अपनी शादी की खुशियों पर ध्यान दो, बाकी सब हम देख लेंगे। वर्षा ने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों इन बातों को नज़रअंदाज करने के लिए ही कहते रहे। फिर वर्षा ने सोचा कि शायद वही कुछ ज़्यादा सोच रही है, इसलिए उसने भी इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी ननद का फ़ोन आया। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भाभी। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तो मैं चाहती थी कि आप भी मेरे जन्मदिन पर आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पक्का आऊँगी पिंकी। वहाँ ना मेरी सहेलियाँ भी आने वाली है, तो मेरे लिए तोहफे में कुछ अच्छा सा और महंगा सा लाइएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेलियों के सामने मेरी इज्जत कम हो जाए। पिंकी, तोहफा तो तोहफा होता है, उसमें कीमत नहीं देखी जाती। नहीं भाभी, आप मेरे लिए कोई महंगी ड्रेस, फ़ोन या कोई महंगी अंगूठी लाइएगा, जिससे मैं अपनी सहेलियों के सामने दिखा सकूं कि ये मुझे मेरी भाभी ने तोहफे में दिया है। पिंकी, ये तुम कुछ ज़्यादा ही मांग रही हो। मैं तोहफा लाऊंगी, लेकिन इतना महंगा नहीं। मुझसे जो होगा वो मैं ले आऊँगी, ठीक है? नहीं भाभी, आप मेरे लिए अगर महंगा तोहफा नहीं लाई तो आपको मेरी पार्टी में आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पिंकी, मेरी बात तो सुनो। लेकिन पिंकी फ़ोन काट देती है। वर्षा को पिंकी की बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और जब उसने इस बारे में अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने पिंकी के लिए एक नया फ़ोन ले दिया, जो वर्षा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वर्षा को पहले दिन से अपने होने वाले ससुराल की कुछ बातें खटक रही थी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे उनका बर्ताव और भी ज़्यादा शंकाजनक होता गया। और इस बार तो वर्षा की ननद पिंकी ने वर्षा से अपने जन्मदिन पर उसे महंगा मोबाइल देने को कह दिया। अरे पापा, आप कैसे कह रहे हैं कि ठीक है, और आप क्यों लाए पिंकी के लिए मोबाइल? अरे बेटा, वो तुम्हारी होने वाली ननद है, छोटी बहन जैसी है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मोबाइल दे दिया तो? हाँ बेटा, तुम पहली बार अपनी ननद के जन्मदिन पर अपने होने वाले ससुराल जा रही हो, ऐसे में खाली हाथ जाना अच्छा लगता है क्या? पर माँ, ये इतना महंगा मोबाइल, ये इतनी मिठाइयाँ, ये सब के लिए तोहफे, ये सब बहुत ज़्यादा है। अब मैं इस बारे में मानव से बात करूँ, शायद वो अपने घर वालों को समझा सके। नहीं नहीं वर्षा, ऐसा कुछ भी मत करना। हमने कहा ना सब ठीक है। अरे यह सब तो समाज में चलता ही रहता है, तुम चिंता मत करो। और आज अच्छे से तैयार होकर जाना अपनी ननद के जन्मदिन की पार्टी में। वर्षा चाहती थी कि वो इस बारे में मानव से बात करे, लेकिन उसके माता पिता ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इसलिए वो भी इन सब बातों को नज़रअंदाज कर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। तैयार हो गई बेटा? देखिए, सारा सामान मैं कार में रखवा देती हूँ, तुम अपनी सास को दे देना, ठीक है? ठीक है माँ। और सुन, वहाँ कुछ भी उल्टा सीधा मत कह देना, ठीक है? पहली बार ससुराल में जा रही है तो सोच समझ कर सबसे बात करना। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। मानव वर्षा को लेने आता है और दोनों साथ में पार्टी में जाते हैं। वर्षा के मन में तो था कि वो मानव से इस बारे में बात करे, लेकिन उसके माता पिता ने उसे ऐसा कुछ भी कहने से मना किया था, इसलिए वो चुप रही। मानव के साथ वो पार्टी में पहुंची जहाँ उनके काफ़ी सारे रिश्तेदार मौजूद थे। वर्षा, तुम जो सामान लाई हो सबसे पहले वो मम्मी को दिखा दो, ठीक है? जी ठीक है। मम्मी जी, ये सब तोहफे और पिंकी के लिए मोबाइल मम्मी पापा ने भेजा है, आप देख लीजिए। हाँ हाँ, ठीक ही लग रहा है, पर मिठाइयाँ थोड़ी सस्ती है। हमारे घर ना ऐसी मिठाइयाँ नहीं खाते। अगली बार अपनी मम्मी पापा से कहना कि ड्राई फ्रूट वाली मिठाइयाँ ही भेजे, ठीक है?
और ये तोहफे भी कुछ खास नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। कोई बात नहीं, इस बार तो रख लेती हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना बहू। जी मम्मी जी। जाओ ये मोबाइल अपनी ननद को दे दो, वो वहाँ अपनी सहेलियों के साथ खड़ी है। वर्षा पिंकी के लिए लाया मोबाइल लेकर उसे देने जाती है। हैप्पी बर्थडे पिंकी। थैंक यू भाभी। आप मेरे लिए वो तोहफा लाई है ना जो मैंने कहा था? हाँ हाँ, ये लो तुम्हारा मोबाइल। अरे ये तो बहुत पुराना मॉडल है, मुझे तो नया वाला चाहिए था। नहीं पिंकी, ये भी काफ़ी नया मॉडल ही है और काफ़ी महंगा भी है। क्या भाभी, आप भी ना ऐसी सस्ती मोबाइल मैं यूज़ नहीं करती। आप पहली बार मेरे लिए तोहफा लाई हैं और वो भी इतना सस्ता। आपने तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक ही कटवा दी। अरे क्या हुआ, क्या बातें चल रही है ननद भाभी में? भैया देखिए ना, भाभी मेरे लिए कैसा मोबाइल लेकर आई है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं कहते पिंकी, अभी रख ले, शादी में वर्षा तेरे लिए दूसरा मोबाइल ला देगी, ठीक है? ठीक है, आप कहती हैं तो मैं मान जाती हूँ। वर्षा को मानव की बात सुनकर हैरानी हुई कि मानव पिंकी को समझाने के बजाय उसे नया मोबाइल दिलाने की बात कर रहा था। ये मोबाइल काफ़ी महंगा है मानव, आपको पिंकी को समझाना चाहिए। अरे रहने दो ना, बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। इतनी भी बच्ची नहीं है, अब 21 साल की है वो। अरे तुम्हारी ननद है, तुमसे मांगने का हक नहीं है क्या कुछ से? जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है मानव। और मैं शादी में पिंकी के लिए कोई मोबाइल नहीं लाऊंगी, मैं अभी से कह देती हूँ। अब तुम ये सब बातें छोड़ो, ये सब बातें तुम्हारे मम्मी पापा देख लेंगे और मेरी माँ। नहीं, मैं आज सब कुछ साफ कर देना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा आपकी कोई मांग पूरी नहीं करेंगे। अरे तुम ये सब बातें बड़ों पर छोड़ दो ना, वो ये सब देख लेंगे। नहीं, अब नहीं। कई महीनों से देख रही हूँ आपकी तरफ से कोई ना कोई मांग आती ही रहती है, कभी गहनों की, कभी तोहफों की, कभी कभी कुछ, कभी कुछ। अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे मम्मी पापा के संस्कार बीच में आ रहे थे, पर अब और नहीं। वर्षा और मानव की बातों पर अब पार्टी में मौजूद सब लोगों का ध्यान चला गया था। इस सब को देखकर कावेरी बीच में आ जाती है। वर्षा, तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं कि अपने होने वाले ससुराल में ऐसा बर्ताव करते हैं? अरे कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो अपने होने वाले पति और सास से? आप तमीज़ की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। आप मुझे कह रही हैं? कौन अपनी होने वाली बहू के घर से आए तोहफों के बारे में ऐसा भला बुरा कहता है, बताइए तो। आपने अपनी बेटी को क्या तमीज़ सिखाई है कि भाभी से महंगे महंगे तोहफे लेते रहो? चुप रहो तुम, खबरदार जो तुमने मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा तो। क्यों, अब आपको बुरा लग रहा है जब खुद की बेटी के बारे में कोई बोल रहा है तो? जब आप मुझे बोल रही थी कि काम छोड़ दो, घर का काम सीखो, खाना बनाओ, शादी के बाद यही करना है, तब आपको याद नहीं आया कि मैं भी किसी की बेटी हूँ? वर्षा, तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? और कोई भी मेरे माता पिता से ऐसे पेश नहीं आ सकता। उनसे अलग अलग चीज़ों की मांग करना, तोहफे लेना, गहने लेना, तब तुम्हें याद नहीं आया कि वो मेरे माता पिता हैं? अरे ये तो सदियों से होता आया है, लड़की वालों को तो ये सब करना ही पड़ता है, कौन सी नई बात है इसमें? आज हमारा समाज बदल रहा है, आज लड़कियां बिचारियां नहीं हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। इसलिए मैं इस सब चीज़ों का विरोध करती हूँ। बेहतर होगा ये सब बातें हम बड़ों पर छोड़ दें। जब शादी हम दोनों की हो रही है तो फैसला भी तो हमारा ही होना चाहिए ना। अच्छा हुआ कि मुझे मेरे होने वाले ससुराल की असलियत पहले ही पता चल गई। पता नहीं शादी के बाद और क्या क्या होता मेरे साथ, और कितना सब मांगते तुम मेरे माता पिता से। ये है आजकल की लड़कियां, देखो। जी, हम हैं आजकल की लड़कियां जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती हैं, और इसीलिए मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। नहीं करनी मुझे ऐसे परिवार में शादी जहाँ बहू बस मिलने वाला दहेज हो। तुम्हें क्या लगता है तुम रिश्ता तोड़ दोगी तो कौन करेगा तुमसे शादी? अगर आज समाज बदल रहा है तो कोई ना कोई ऐसा परिवार भी होगा जो बहू को घर की लक्ष्मी समझता हो, ना कि सामान। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, अपनी कीजिए। आपका असली चेहरा देखने के बाद आपके बेटे से कौन शादी करेगा, इसकी चिंता कीजिए। मैं तो अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मुझे गर्व है कि मैंने आज सही किया है। वर्षा की बात सुनने के बाद वहाँ पार्टी में खड़े सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। वर्षा की हिम्मत को देखकर उस पार्टी में खड़ी हर लड़की को उस पर गर्व हो रहा था और एक प्रेरणा भी मिल रही थी कि गलत इंसान और परिवार में शादी करने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जिए।
अरोरा परिवार एक आम सा सीधा सादा सा सिंपल सा परिवार है, जहां माता पिता का सम्मान, छोटों से प्यार, बड़ों को आधार देना, ये सब इन परिवार की नींव रही है। कविता और जवाहर ने जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी अपने दोनों बेटों को काफी अच्छी शिक्षा और ऊंचे मकाम पर पहुंचाया है। सुरेश और अनुज को अच्छी परवरिश के साथ अच्छे संस्कार भी मिले हैं, जिससे आज वो अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं। दोनों खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। राजा खुश तो प्रजा भी खुश। माँ ने आशीर्वाद दिया ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने क्या कहा ये मुझे समझ में नहीं आया पापा। अनुज, इसका मतलब है कि अगर राजा खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा, तो वो अपने साथ प्रजा को, यानी कि अपने आसपास वालों को भी साथ में तरक्की करवाएगा, जिसका मतलब है कि हमारी कंपनी अगर आगे बढ़ेगी तो हमारे साथ काम करने वाले भी आगे बढ़ेंगे। ये तो सही बात है पापा, क्योंकि आजकल केवल खुद का आगे बढ़ना नहीं, सबका विकास करना जरूरी है। यही देश की भी तो जरूरत है। माता पिता तो सदैव यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में सबसे आगे रहे, लेकिन मैं इसके साथ ये भी चाहता हूँ कि तुम दोनों सही रास्ते के साथ आगे बढ़ो, कामयाबी को सही रास्ते पर चलने के बाद पाओ। पापा, आपका मार्गदर्शन हमेशा ही हमारे लिए लाभदायी रहता है। हम आज तक कहीं भी अगर अटके भी हैं तो आपने और माँ ने हमेशा ही हमें सही रास्ता दिखाया है। सुरेश, केवल हम ही नहीं लेकिन निकिता, तुम्हारी पत्नी ने भी तुम्हारा बहुत साथ दिया है। माता पिता के साथ साथ निकिता का नाम लेना भी जरूरी है। वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, जिसने कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया है। जी माँ, आप सही कह रही हैं। निकिता ने मेरे बुरे और अच्छे समय में मेरा बहुत साथ दिया है। जिस तरह माँ जी और पापा जी ने आप लोगों को हमेशा ही डटे रहने का सबक सिखाया है, वैसे ही माँ जी ने मुझे हमेशा ही मोटिवेट किया है कि मैं कैसे आपका साथ दे सकती हूँ। इसलिए थैंक यू माँ जी। माता पिता का तो फर्ज ही होता है बच्चों का साथ देना, लेकिन निकिता जब से इस घर में आई है उसने हमेशा ही हमारी सेवा भी की है और हमारी बात भी मानी है। हम बहुत खुश नसीब है कि हमें निकिता जैसी बहू मिली है। मैं तो खुद को खुश नसीब मानती हूँ कि आप जैसे इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं मुझे। अरोरा परिवार आपस में काफ़ी खुश और एक दूसरे के प्रति काफ़ी इज्जत रखने वालों में से था। अब बस उन्हें तलाश थी तो अपनी छोटी बहू की, जिसके आने के बाद उनका परिवार पूरा हो जाता। आपने किसी से बात की है अनुज के रिश्ते के लिए? मैंने अपने 2-3 दोस्तों से कहा है कि अगर उनकी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो वो हमें बताए। हाँ, मैंने भी हमारे परिवार में और अपनी सहेलियों से कहा है कि वो अनुज के लायक कोई लड़की हो तो हमें ज़रूर बताए। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुज के मन में कुछ और ही है। आपके कहने का मतलब ये है कि वो किसी को पसंद करता है? मुझे तो यही लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमसे कुछ कह नहीं रहा। लेकिन अगर उसके मन में ऐसा कुछ होता तो वो हमें ज़रूर बताता। हमने आज तक अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए भी रोका नहीं है। तभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों हमसे कुछ कह नहीं रहा है। अगर ऐसी बात है ना तो हम आज रात उससे बात करके देखते हैं, शायद वो हमें कुछ बता दे। मुझे भी यही सही लगता है कि शादी जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले हमें उससे साफ साफ बात करके उसके मन की बात जान लेनी चाहिए। जी, कविता और जवाहर अनुज की शादी की बात आगे बढ़ाने से पहले उसके मन की बात को जान लेना चाहते थे। इसलिए रात को खाना खाने के बाद जब सब लोग साथ बैठे थे, तब कविता और जवाहर ने अनुज से सीधे सीधे सवाल पूछ ही लिया। अनुज, तुम्हारी माँ और मेरे मन में काफ़ी दिनों से एक बात घूम रही है, इसलिए आज हम दोनों तुमसे साफ साफ पूछना चाहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे दिल में है जिसे तुम पसंद करते हो तो तुम हमें बता सकते हो। देखो बेटा, शादी ना एक बड़ा फैसला होता है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा रिश्ता किसी ऐसे से हो जाए जहाँ तुम खुश ना रह पाओ। माँ पापा, एक्चुअली बात यह है कि तुम्हें जो कहना है साफ साफ कह सकते हो अनुज, तुम्हें हमसे झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि पापा, मैं सच में किसी को पसंद करता हूँ, लेकिन आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे बता सकूं। इसका मतलब मेरा अंदाज़ा सही निकला, तुम्हारे मन में ज़रूर कोई है। लेकिन पापा, मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करेगी या नहीं। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लेकिन वो कौन है पहले ये तो बता, जिसने मेरे भाई को इतना परेशान कर रखा है। हाँ देवर जी, जरा बताइए तो सही, आखिर वो है कौन? क्या हम सब उसे जानते हैं? हाँ भाभी, आप सब उसे जानते हैं। वो कमल अंकल की बेटी है ना, खुशबू, मैं उसी को पसंद करता हूँ कब से, लेकिन आज तक मैं उसे कभी कह नहीं पाया हूँ। कमल अंकल तो पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं,
तुम उनकी बेटी खुशबू को पसंद करते हो। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कमल अंकल का उठना बैठना तौर तरीके सब कुछ बड़े ही अलग है, और खुशबू भी आज की मॉडर्न लड़की है, तो हमारे घर में सेट होगी कि नहीं, इसलिए मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की। हर घर का रहन सहन अलग होता है अनुज, लेकिन साथ में रहने से, साथ में उठने बैठने से सब सही हो जाता है। शादी के बाद हर किसी को एडजस्ट करना होता है। थोड़ा खुशबू एडजस्ट कर लेगी, थोड़ा हम कर लेंगे। हाँ, कमल अंकल पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। खुशबू के लिए वो कभी ना नहीं कहेंगे। सच पापा, क्या मैं खुशबू से शादी कर सकता हूँ? अगर तुम खुशबू को सच में पसंद करते हो तो क्यों नहीं कर सकते? देखिए पापा, इसकी आंखों में कैसे चमक आ गई है। ठीक है, मैं आज ही कमल से बात करता हूँ। अनुज ने अपने दिल की बात अपने माँ बाप से कह दी थी और जवाहर ने कमल की बेटी का हाथ अपने बेटे अनुज के लिए मांग लिया। खुशबू और अनुज का रिश्ता भी तय हो चुका था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक साथ होंगे। हाँ, तुम लकी हो कि तुम्हें मैं मिल गई, है ना? सच में मैं बहुत लकी हूँ, इसलिए मैं वादा करता हूँ शादी के बाद मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैं भी तुमसे यही उम्मीद रखती हूँ। हमारी शादी के लिए मैं बहुत उत्साही हूँ। हमारी शादी इतनी धूमधाम से होनी चाहिए कि सारा शहर याद रखे। इसलिए शादी में हमारी एंट्री से लेकर मेरी डोली तक सब कुछ ग्रैंड होना चाहिए, ठीक है? अरे ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। अनुज खुशबू की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता की सोच कुछ अलग ही थी इस मामले में। हम शादी के खर्चों के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन बेफिजूल खर्चों के लिए मना कर रहे हैं बस बेटा। हाँ अनुज, यहाँ तुम जितने फंक्शन बढ़ा रहे हो उतने लोग और मेहमान भी बढ़ेंगे, और उनको संभालना, उनकी सेवा करना बहुत भारी हो जाता है। और लोग सिर्फ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर आते हैं। उन्हें तुम्हारे खर्चे से, तुम्हारी शादी से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए लोगों को देखकर पैसे खर्चा करने से अच्छा है कि तुम दोनों अपने लिए प्रॉपर्टी या सोने चांदी में इन्वेस्ट कर लो। पापा, खुशबू ने पहली बार मुझसे कुछ कहा है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, और आजकल तो ये सभी ट्रेंड में है। बेटा, दूसरों को देखकर हम क्यों खड्डे में गिरे? माँ और पापा सही कह रहे हैं अनुज, शादी तुम कितनी भी धूमधाम से करो, लेकिन लोगों के मुंह तो फिर भी बंद नहीं होते, वो तो फिर भी कमियां ही निकालेंगे। भैया, ये सोच पुरानी हो चुकी है। मैंने खुशबू से वादा किया है और वो वादा मैं पूरा करके रहूंगा, इसलिए उसने जो कुछ कहा हम वो सब करेंगे अपनी शादी में। ठीक है भैया, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम दोनों को ये करना ही है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अनुज और खुशबू की जिद पर वो लोग बड़े ही धूमधाम से शादी पर खर्चा करते हैं, लेकिन जब खुशबू को घर ले आया जाता है तब उसे अपने ससुराल के स्वागत का तरीका काफी सिंपल सा लगता है। आओ बेटा, अंदर आओ। मुझे तो लगा था कि आप लोगों ने ढोली बुलवाए होंगे, नाच गाना होगा, लाल गुलाबों से मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग दूसरों को क्यों बताएं कि हम कितने खुश हैं बेटा? हाँ बहू, तुम्हें ये स्वागत सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारे आने से हम सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। हमने इसलिए तुम्हारे लिए ये हीरो का हार भी तोहफे में लिया है, जो तुम्हें जिंदगी भर काम आ सकता है। हाँ बहू, हम सबका तो यही मानना है कि अपनी खुशी को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। लोगों की नज़र ना काफ़ी ख़राब होती है, हो सकता है वो हमारी खुशियों को नज़र लगा दे। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता माँ जी, आप लोगों को इन पुरानी सोच को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब ज़माना आगे बढ़ गया है। तुम्हारी बात भी सही है बहू, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपनी सोच को तुम्हारे साथ मैच कर सके। ठीक है, चलो अब तुम दोनों बहुत थक गए होंगे, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। खुशबू की सोच अरोरा परिवार से काफ़ी अलग सी थी और उसके सास ससुर भी यही कोशिश कर रहे थे कि वो भी अपनी सोच को नई बना सके। अनुज, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम दोनों ने कहाँ सोचा है घूमने जाने का? मेरा तो मन है कि हम बाली चलते हैं। बाली? विदेश यात्रा काफ़ी महंगी नहीं हो जाएगी? अभी अभी शादी का खर्चा किया है, फिर से विदेश यात्रा। पापा जी, आजकल इंडिया में घूमता कौन है? मेरी सारी सहेलियां विदेश में ही घूमने गई हैं, इसलिए मुझे भी वहीं जाना है। बहू, दूसरे के महल को देखकर खुद की झोपड़ी नहीं बिगाड़नी चाहिए। हमारे पास जितना है उसी में हमें अच्छे से अच्छा करना चाहिए। हाँ, तुम दोनों थोड़े वक्त बाद चले जाना, जब अनुज ये सारे खर्चे चुका दे। नई नई शादी में नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे हम? नहीं नहीं अनुज, प्लीज तुम यहाँ तो कहीं मत ले जाना। मुझे जाना है तो विदेशी जाना है, नहीं तो नहीं। ठीक है ना पापा, आजकल सब विदेशी तो जा रहे हैं।
हम भी घूम आएंगे और आने के बाद खर्चे का देख लूँगा मैं। तूने जितनी सेविंग्स की है सब खत्म हो जाएगी अनुज। हाँ भैया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कंपनी से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूँगा। मेरी मानो तो तुम दोनों को फिर से इस बारे में सोचना चाहिए। पापा मैं तो कहती हूँ आप लोगों को अब समय के साथ चलना चाहिए। लोग काफी आगे बढ़ गए हैं। अरोरा परिवार आज भी पुरानी सोच और कहावतों में जी रहा है। खुशबू के साथ साथ अनुज भी अब पुरानी सोच और पुरानी कहावतों को पिछड़ा हुआ मान रहा था, और कविता और जवाहर भी समझ रहे थे कि शायद अब उन्हें भी बदलने की जरूरत है। शायद अनुज और खुशबू सही कह रहा है, हमें भी अब अपडेटेड हो जाना चाहिए। हाँ, हम आज भी बच्चों को वही पुरानी कहावतें और सोच बताते रहते हैं। हमें भी समझने की ज़रूरत है कि समय बदल गया है। बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें भी समाज के साथ चलना है। हर वक्त हमारी सोच काम नहीं आती। इसलिए आज से हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी अपडेटेड रहे। कविता और जवाहर तो समझ रहे थे कि उन्हें अपडेटेड होने की ज़रूरत है, लेकिन अब शायद समझने की बारी किसी और की थी। क्या 3 लाख का बिल आया है सिर्फ खाने और हमारी एंट्री का? हाँ, बाकी खर्चे तो पापा ने भर दिए, लेकिन ये तो तुझे ही भरने होंगे। मुझे लगा नहीं था कि इतना खर्चा हो जाएगा। अभी अभी बाली घूम कर आए हैं, उसी में मेरे 2 लाख खर्च हो गए। शादी में सभी मेहमानों को महंगे गिफ्ट दिए थे, उसका खर्चा अलग से हो गया। खुशबू के कपड़ों का खर्चा, पता नहीं अभी और क्या क्या बाकी है। अब माँ पापा ने तो कहा था तुम दोनों से, लेकिन मर्जी तुम्हारी थी कि ग्रैंड वेडिंग करनी है। हाँ, लेकिन मेहमान खुश तो हो गए ना भैया। कोई बात नहीं, सालों तक याद रखेंगे ऐसी ग्रैंड वेडिंग में गए थे। मैं तो आज के बाद उनसे कभी बात भी नहीं करूंगी पापा जी। क्या हुआ खुशबू, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे भाभी, आज मेरे पापा का फोन आया था। कह रहे थे हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं कि उन्हें खाने में मजा नहीं आया, गिफ्ट कुछ खास अच्छी नहीं थी, दूल्हा दुल्हन भी कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। क्या? लेकिन हमने तो सब कुछ फर्स्ट क्लास किया था, फिर भी ये लोग ऐसा कह रहे हैं। अरे उन लोगों के अपने बच्चों की शादी गली के मंडप बांध कर की है, और हमारी इतनी ग्रैंड वेडिंग के बारे में ये सब कह रहे हैं। इससे तो अच्छा होता हम इनके ऊपर खर्चा ही ना करते। ये खुशबू के रिश्तेदार ही नहीं, हमारे रिश्तेदार भी यही ताना दे रहे हैं। आज के बाद मैं उन्हें किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाऊंगी, किसी भी नहीं। पापा और माँ ने दुनिया देखी है, तभी वो तुम लोगों से कह रहे थे कि ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। इससे अच्छा होता कि तुम लोगों ने अपने पैसे किसी में इन्वेस्ट कर लिए होते। हाँ, अब बिल तो देखो कितना आया है। लोग हमारी बुराई कर रहे हैं सोलग। हेलो, हाँ रचना, बोल क्या हुआ? क्या तू सच कह रही है? नहीं, हमसे भी नहीं हो पाएगा यार। ठीक है चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरी सहेली रचना का फोन था। उसकी अभी अभी शादी हुई है, हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। कह रही थी शादी में इतना खर्चा कर दिया है, फिर विदेश यात्रा पर चले गए, अब लेनदार दरवाजे पर खड़े हैं। शायद हमें भी पापा और माँ की बात सुन लेनी चाहिए थी। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो यहाँ? पापा, माँ, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। माफ़ी किस बात की बहू? मुझे लगा था मैं मॉडर्न ससुराल बनाऊंगी यहाँ आकर, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि सालों का अनुभव आजकल की मॉडर्न सोच से कहीं गुना ज़्यादा असरकारक होता है। आपने आज तक जो भी कहावतें कही मैंने नहीं माना, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि आप दोनों हमें किसी मुसीबत से बचाने के लिए ये सब कह रहे थे। खुशबू बिल्कुल ठीक कह रही है पापा, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैंने भी आपकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन आज से मैं आपकी हर बात को सुनूंगा और मानूंगा भी। हम दोनों को खुशी है कि हमारे बच्चे हमारी बात को आज भी इतना मान देते हैं। हम भी ये समझते हैं कि नए युग के साथ चलना सही है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, वरना वो चादर फट ही जाती है। और अनुज, मैंने तेरे सारे खर्चे चुका दिए हैं। मैंने और कविता ने अपने दोनों बच्चों के लिए सेविंग्स करके रखी थी, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू पापा। परिवार में नो सॉरी नो थैंक यू। ये भी कोई पुरानी कहावत है क्या पापा जी? नहीं बेटा, ये तो मॉडर्न कहावत है। अब मुझे समझ में आ रहा है निकिता भाभी क्यों कहती हैं कि वो लकी हैं, कि वो इस ससुराल की बहू है। आज से मैं भी कहूँगी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला है। मेरी दोनों प्यारी बहू है। चलो अब सब साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि फैमिली हु ईट्स टुगेदर ऑलवेज स्टेज टुगेदर।
stays together. Stays together. सविता एक पारंपरिक सोच वाली महिला थी जो हर काम अपने तरीके से करना चाहती है। प्रीति नई नई शादी हुई है उसकी, मॉडर्न सोच रखने वाली, लेकिन परिवार को खुश रखने की कोशिश करती है। राजेश सविता का बेटा और प्रीति का पति, जो माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। प्रीति सुबह सुबह रसोई में पराठे बना रही है। सविता जी अंदर आती हैं। अरे प्रीति, ये क्या कर रही हो? पराठे ऐसे नहीं बनाते। तुम्हारे मायके में कुछ सिखाया है कि नहीं तुम्हें? मम्मी जी, मैं अपने मायके की खास मसालेदार पराठे बना रही हूँ, सबको बहुत पसंद आते हैं। हमारे घर में तो भाई सादी चीज़ें ही पसंद की जाती है। ये मसाला वसाला तुम्हारे मायके में चलता होगा, यहाँ नहीं। मम्मी जी एक बार चख के तो देखिए, आपको भी पसंद आएंगे। अच्छा, तुम्हारे मायके के पराठे हमारे पराठों से बेहतर हो गए? ऐसा नहीं है मम्मी जी, बस सोचा कुछ नया ट्राई करूं। प्रीति पराठे सर्व करती है। राजेश और सविता बैठते हैं। वाह प्रीति, पराठे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लग तो ठीक ही रहा है, देखते हैं स्वाद कैसा है। सविता पराठा चखती है, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। थोड़ा कम मसाला होता ना तो और अच्छा रहता है। मम्मी जी अगली बार आपके स्वाद के हिसाब से बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक बात सुन ले, हमारे घर में जो भी हो मेरी मंजूरी से ही होना चाहिए। जी मम्मी जी। सुबह का समय, प्रीति पराठे बना रही है। सविता जी अंदर आती हैं। प्रीति, ये तुमने फिर से मसाले वाले पराठे बनाना शुरू कर दिया? मैंने साफ कहा था हमारे घर में ऐसे पराठे नहीं चलते हैं। मम्मी जी राजेश को ये पराठे पसंद है इसलिए बना रही हूँ। और मुझे मेरी पसंद का क्या? मैं क्या सिर्फ रसोई में खड़े होकर तमाशा देखने के लिए आई हूँ? मम्मी जी मैं आपके लिए सादे पराठे बना दूंगी। तुम्हारे मायके में ना शायद ऐसे चलता होगा, लेकिन ये मेरा घर है। अरे मम्मी, सुबह सुबह क्या हो रहा है? देखो ना, तुम्हारी बीवी फिर से अपने मायके वाले मसालेदार पराठे बना रही है। मम्मी पराठे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? तुम्हें तो हमेशा अपनी बीवी की ही तरफदारी करनी है, मेरी बात किसी को समझ में ही नहीं आती। तभी उनकी पड़ोसन नीलम दही लेने आती है। सविता उसे चाय के लिए बिठा लेती है। तभी प्रीति गर्मा गर्म पराठे ले आती है। सविता के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। सविता, सुना है प्रीति के मायके के पराठों की बड़ी तारीफ होती है, मुझे भी चखने दो भाई। हाँ हाँ, खाकर देखो, बस मसाले के नाम पर जलन होगी। पर नीलम तो पराठा खाकर तारीफ करती है। वाकई प्रीति, तुम्हारे पराठे तो लाजवाब है। सविता, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, पर हमारे घर का तरीका अलग है। राजेश माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। मम्मी, अब इसे भी हमारे घर का तरीका बना लो ना। पराठे मायके के हो या ससुराल के, ये घर मेरे नियमों से ही चलेगा। मम्मी जी मैं तो बस सबको खुश करने की कोशिश कर रही थी। प्रीति अपने कमरे में दुखी बैठी थी। तब राजेश उसके पास आता है। प्रीति, इतने परेशान क्यों? राजेश मैं कितना भी कुछ अच्छा कर लूं, मम्मी जी को खुशी नहीं कर पाती। मम्मी को समय लगेगा, लेकिन तुम हार मत मानो। कोशिश तो करती हूँ मैं। प्रीति मन ही मन ठान लेती है कि एक दिन वो सविता का दिल जीत लेगी। नेहा छुट्टी पर अपने मायके आई हुई है। सुबह सुबह रसोई में प्रीति पराठे बना रही है। नेहा अंदर आती है। वाह भाभी, आज फिर से वही मायके वाले पराठे। हाँ नेहा, ये सबको पसंद आते हैं ना, तुम भी खाकर देखो। भाभी, मायके का खाना मायके में ही अच्छा लगता है, ससुराल में आकर वहाँ के ही तौर तरीके अपनाने चाहिए। अरे मैंने तो बस सोचा कि सबको कुछ अच्छा खिलाओ, अलग खिलाओ। अलग? मम्मी कितनी बार कह चुकी है कि उन्हें मसालेदार पराठे पसंद नहीं, फिर क्यों बनाती हो? इतने में सविता भी आ जाती है। नेहा ठीक कह रही है। प्रीति, तुम जानबूझकर मेरी बातों को अनसुना कर रही हो ना? मम्मी जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ परिवार को खुश करने की कोशिश करती हूँ। परिवार को खुश करने के नाम पर अपनी मर्जी नहीं चला सकती। सभी नाश्ते के लिए बैठे थे। माहौल में तनाव सा था। मम्मी, मुझे तो ये पराठे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तुम हर चीज़ में कमी निकालने की आदत छोड़ क्यों नहीं देती नेहा? भैया, आप हमेशा भाभी की साइड लेते हो। ये घर मम्मी का है, उनके नियमों से चलना चाहिए। और भाभी को भी इस घर का हिस्सा मानना चाहिए। उनकी भी कुछ पसंद नापसंद हो सकती है। देख लिया नेहा, तुम्हारा भाई अब पूरी तरह बदल चुका है। घर का माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। रात को राजेश थोड़ा और समझा देता है कि मम्मी और नेहा के हिसाब से थोड़ा चल लो ना। अगली सुबह प्रीति मायके के हिसाब से नहीं, अपने ससुराल के हिसाब से ही पराठे बनाती है। उसे लगता है अब तो कोई शिकायत नहीं करेगा। अब इस बार प्रीति, ये पराठे इतने मोटे क्यों बना रही हो? हमारे घर में पतले पतले पराठे बनाए जाते हैं। मम्मी जी आज तो कम मसाले और मक्खन वाले हैं,
मुझे लगा आपको आज अच्छे लगेंगे। इस बार ठीक है, स्वाद अच्छा है, लेकिन मक्खन थोड़ा कम हो सकता था। मम्मी जी, मक्खन नहीं होगा तो पराठा अधूरा लगेगा ना। समझना चाहिए कि सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। मम्मी बस अब बहुत हो गया, बस भी करो। सविता उसे घूरने लगती है। इतनी ही देर में नेहा चालू हो जाती है। ये पराठे या लड्डू पतले बनाओ भाई। मम्मी, जब से मैं आई हूँ ना, एक दिन भी अच्छा खाना नहीं मिला। इससे अच्छा मैं ससुराल में ही थी। मम्मी मुझे तो प्रीति के बनाए पराठे बहुत पसंद है। पसंद है या डर के मारे खा रहे हो? मम्मी आपके और प्रीति के बीच में फंसना मेरी किस्मत है। और नेहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि अच्छा खाना ही नहीं मिला। वो पूरी कोशिश कर रही है ना। तुम लोगों को उसके यहाँ के पराठे पसंद नहीं आए तो उसने आज तुम्हारे हिसाब से बना दिए। अब आज नई कहानी शुरू हो गई मोटे पतले की। अरे भाई, इंसान करे तो क्या करे। माँ, आप सही कह रहे थे। शादी के बाद भाई बहुत बदल गया है। नेहा खाना छोड़कर चली जाती है। राजेश उसके पीछे पीछे जाता है। अरे वो कोशिश तो कर रही है ना। ठीक है भैया, मैं भी कोशिश करती हूँ एडजस्ट करने की। प्रीति सबकी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तभी नेहा अंदर आती है। वो देखती है कि प्रीति रो रही है। अब इसमें रोने जैसे तो कोई बात नहीं है। नहीं अच्छा लगा खाना तो बोल दिया। नेहा, मैं सबकी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर बार गलत साबित होती हूँ। देखो, मम्मी को समझने में समय लगेगा, कोशिश करती रहो। अगली बार से मैं तुम्हारे पराठों की तारीफ करूँगी, समझी? नेहा अपनी माँ से बात करती है। मम्मी, भाभी ना बुरी नहीं है, वो सिर्फ सबको खुश रखना चाहती है। अच्छा, हो सकता है नेहा कि मैं ही उसे समझने में गलती कर रही हूँ। हाँ मम्मी, आप थोड़ा ना अपने विचार बदल लीजिए। सविता मुस्कुराती है और सोचती है प्रीति को एक और मौका देना चाहिए। उधर प्रीति भी यही सोच रही थी कि वो और कोशिश करेगी। अगली सुबह वो सोच लेती है कि आज कोई गलती नहीं होगी। वो अपने घर से आया हुआ अचार भी निकाल लेती है और सोचती है कि घर के बने हुए अचार के साथ जब वो गर्मा गर्म पराठे खिलाएगी तो सब खुश हो जाएंगे। प्रीति पराठे बना रही है, सास उसकी मदद करने आई है, लेकिन हल्की नोक झोंक माहौल बदल देती है। प्रीति, पराठे कैसे बना रही हो? आटे में थोड़ा और पानी डालो। हमारे घर में पराठे नरम बनाए जाते हैं। मम्मी जी, नरम बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन पराठे तभी अच्छे लगते हैं जब थोड़े क्रिस्पी होते हैं। क्रिस्पी अच्छे होते हैं, लेकिन लगता है तुम्हारे मायके में पराठे सिर्फ तुम्हारे पापा खाते होंगे। नहीं तो पूरा परिवार खाता है और सब तारीफ भी करते हैं। इस बार प्रीति की आवाज़ थोड़ी तेज़ होती है। वो भी रोज़ रोज़ की चिकचिक से परेशान हो गई थी। राजेश, प्रीति का पति, पास से गुजरता है और बातचीत सुनकर रुक जाता है। क्या हुआ? मम्मी और प्रीति में फिर से मायके के पराठे बनाम ससुराल के पराठे की बहस चल रही है? और नहीं तो क्या, तुम्हारी मम्मी को मेरे हाथ के पराठे पसंद ही नहीं आते, चाहे मैं कुछ भी करने की कोशिश कर लूँ। और ये तुम्हारी पत्नी है जिसे ससुराल के रीति रिवाज समझने में दिलचस्पी नहीं है। अरे पराठा तो पराठा है मम्मी, आप खा लो ना। और प्रीति, थोड़ा मम्मी की पसंद का ध्यान रखा करो। तो अब मैं सबकी पसंद का ध्यान रखूं और मेरी पसंद? मैं हर समय बिना स्वाद के पराठे खाऊं? सोचा किसी ने? कभी तुमने भी सोचा कि मेरी पत्नी क्या खा रही है? प्रीति गुस्से में खाना बनाना छोड़कर कमरे में चली जाती है। इसके मायके में होता होगा ये सब। राजेश, इसको समझा दे, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। राजेश उसे मनाने जाता है। तुम्हें मम्मी की हर बात सही लगती है, कभी मेरी तरफदारी नहीं करते, और इसमें मायके को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? प्रीति, मम्मी की उम्र हो गई है, वो जो कहती है उनकी आदत है। तुम क्यों उनकी बातों को इतना दिल पर लेती हो? बात दिल पर तभी लगती है जब तुम बीच में मुझसे ज़्यादा उनकी तरफ हो जाते हो। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो। कल से तुम्हारे मायके वाले पराठे ही बनेंगे बस। सच में? हाँ, लेकिन तुम्हें भी मम्मी की पसंद के पराठे कभी कभी बनाने होंगे। प्रीति ने पराठे बनाए हैं। पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठा है। ससुर जी, श्याम बाबू पराठा खाते ही तारीफ करना शुरू कर देते हैं। सास थोड़ी नाराज हो जाती है। वाकई प्रीति, तुम्हारे बनाए पराठों का तो कोई जवाब नहीं। मक्खन और स्वाद का तो परफेक्ट मेल है। धन्यवाद पापा जी, आज आपके लिए मैंने अपने मायके की स्टाइल के पराठे बनाए हैं। अरे मायके का स्टाइल हो या यहाँ का, तुम्हारे हाथ में जादू है भाई। जादू पराठों में है या मक्खन में? मक्खन तो मैंने भी लगाया है। अरे भाग्यवान, तुमने मक्खन लगाया होगा, लेकिन स्वाद तो प्रीति के हाथों का है। हाँ हाँ, अब तो बहू ही सब कुछ है, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रही। अरे मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैंने तो बस। अरे रहने दो, तुम्हें तो सिर्फ अपनी तारीफ सुननी है। सारा दिन मायके का नाम लेकर घूमती रहती हो।
मम्मी क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों गुस्सा कर रही हो? बेटा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब से बहू आई है सारा ध्यान उसी पर है ना। लेकिन माहौल अब थोड़ा गंभीर हो जाता है। शाम का समय सास और बहू का आमना सामना होता है। मम्मी जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बोलो क्या पूछना है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपका सम्मान नहीं करती? नहीं ऐसा नहीं है, बस मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा जी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। मम्मी जी, वो मजाक कर रहे थे। आप जानती हैं मैं तो आपकी बनाई सब्जी और दाल को भी बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, आपके बिना मेरी रसोई अधूरी है मम्मी जी। अब सविता को थोड़ा सुकून होता है। उसे लगता है कि बहू उससे दबती है, पर ये उसकी गलतफहमी थी। प्रीति अपने रूम में जाकर बड़बड़ करने लगती है। ये बुढ़िया थोड़ी देर अब चुप रहेगी। पराठे ना हो गए, कोई मुसीबत लग गई है जान से। मैं तो जा रही हूँ थोड़े दिन मायके। वो राजेश से पूछकर कुछ दिन के लिए मायके चली जाती है। प्रीति मायके आई हुई है। किचन में उसकी माँ और बहन बैठी हैं। प्रीति पराठे बनाने में लगी हुई है। प्रीति, तुम्हारे हाथ के पराठों का तो पूरा मोहल्ला दीवाना है। हाँ दीदी, राजेश जीजू भी तुम्हारे पराठों के दीवाने होंगे ना? जीजू तो पसंद करते हैं, लेकिन सासू माँ को मेरे पराठे ज़रा भी पसंद नहीं आते। क्यों? क्या तुम्हारी सास को तुम्हारा खाना बनाना पसंद नहीं? मम्मी, उन्हें सब चीज़ें अपने तरीके से चाहिए। मेरे मायके के पराठे तो जैसे गुनाह हो गए। प्रीति, सुनीता और रीना पराठों का आनंद ले रहे हैं। तभी सविता का फ़ोन आता है। प्रीति, तुम मायके में हो और वहाँ मस्त हो रही हो, घर के कामकाज का क्या होगा? मम्मी जी, मैं कल सुबह लौट आऊँगी, सब संभाल लूँगी। मायके के पराठे खा खा कर तुम वहाँ खुश रह सकती हो, लेकिन यहाँ तुम्हें जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। इतनी समझ नहीं है? प्रीति फ़ोन रख देती है। वो दुखी हो जाती है। बुढ़िया को यहाँ भी चैन नहीं है, जीने नहीं देगी मुझे। बेटा, ये सब तो हर बहू के साथ होता है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। सच कहूं, ससुराल में एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है। तभी राजेश प्रीति को फ़ोन करता है। प्रीति, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस मम्मी और रीना से बात कर रही थी। मम्मी की बातों को दिल पर मत लो। वो थोड़ी सख्त है, लेकिन तुम्हें पसंद भी करती है। पता नहीं, बस तुम मुझे ऐसे ही पागल बनाते रहना और अपना काम निकालते रहना। वो फ़ोन पटक देती है। फ़ोन पर राजेश का टेक्स्ट आता है। तुम्हारे हाथ के पराठे मिस कर रहा हूँ। प्रीति मुस्कुरा देती है। प्रीति और रीना जब किचन में बातें कर रही हैं, दीदी, अगर कोई मुझसे ऐसे बात करे तो मैं तो सीधा जवाब ही दे दूँ। रीना, हर रिश्ता समझदारी और धैर्य से चलता है, लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। प्रीति ससुराल लौटती है। सविता उसे देखती है। मायके में पराठे खाकर तो खूब मज़े किए होंगे। मम्मी जी, आपके लिए कुछ खास मसाले लेकर आई हूँ। अगली बार पराठे आपके हिसाब से बनाऊंगी। देखते हैं। प्रीति मुस्कुराती है और सोचती है कि सास बहू के रिश्ते को सुधारने का एक और मौका मिला है। आज नाश्ते में आलू के पराठे बना देना, राजेश को बहुत पसंद है। जी, अभी बना देती हूँ। प्रीति पराठे बनाने लगती है। इसी बीच उसका फ़ोन बजता है। प्रीति बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? अरे कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा था जब से तू गई है, सोचा तुझे फ़ोन कर लूँ। अब प्रीति अपनी मम्मी से ईयरफोन्स लगाकर बातें करने लगती है, पर उसका पराठे बनाने में पूरा ध्यान था। इतने में ही सविता उसे देख लेती है और वो अपनी बेटी को देखती रह जाती है। देख ले, अब अच्छे पराठे बने तो बने कैसे, सारा ध्यान तो इसकी माँ की बातों में। पता नहीं क्या सिखा पढ़ा रही होगी, वही बोल रही होगी कि जैसे तुझे पसंद है वैसे बनाना। जबकि उसकी मम्मी बोल रही थी कि बेटा सबका ध्यान रखना, उनके हिसाब से रहना और चुप रहना। हाँ मम्मी, वो पराठों का नया मसाला लाई थी ना, तो पराठे सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। अब सविता नाराज़ होकर रसोई में आती है। प्रीति, ये मायके की बातें अभी ज़रूरी है क्या? पहले घर के काम ख़त्म कर ले। माँ जी, मैं बस मम्मी का हालचाल पूछ रही थी, पराठे तो बन ही रहे हैं। इतनी बार समझा दिया कि ढंग से काम किया करो। कितने साल हो गए, अब तो अकल आनी चाहिए कि नहीं? तुम्हारे मायके की आदतें यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ सब कुछ घर के हिसाब से होता है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी को मायके की याद बहुत आती है। इतना टाइम हो गया पर इसे यहाँ का खाना पीना पसंद ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। प्रीति ने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप बस गलत समझ रही हो मम्मी। तुम हमेशा अपनी बीवी की साइड लेते रहते हो, हाँ? क्यों? प्रीति परेशान होकर कमरे में चली जाती है। राजेश उसके पीछे जाता है। माँ जी को क्यों लगता है कि मैं मायके की बातों को यहाँ लेकर आती हूँ?
प्रीति, मम्मी की उम्र हो गई है, वो थोड़ा ज़्यादा सोच लेती है। तुम उनसे बात मत किया करो जब वो गुस्से में हो। अरे पर मैं गलत क्या कर रही हूँ? मम्मी ने इतने प्यार से नए मसाले दिए कि सबको अच्छे से खिलाऊं, और आपकी मम्मी को लगता है कि मेरी माँ मुझे भड़काती है। सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इतना दिल पर मत लो। अब प्रीति घर से आए मसाले का इस्तेमाल करके पराठे बनाने लगती है, पर ध्यान रखती है कि ज़्यादा ना हो जाए और सबको अच्छा भी लगे। पर मसाले डालने के बाद पराठे कड़क होने लगते हैं। प्रीति, ये क्या बना रही हो? इतने कड़क पराठे! तुमने अभी तक पराठा बनाना भी नहीं सीखा क्या? माँ जी, मैंने कोशिश की है, बस थोड़े कड़क हो गया है। तुम्हारे मायके में भी ऐसे कड़क पराठे बनाते होंगे, तभी तो तुमने सीखा नहीं। अरे हमारी बहू होकर भी ये हाल है। कितना समय चाहिए तुम्हें? हैं? तुम्हारे पराठों की कहानी ख़त्म ही नहीं हो रही। माँ जी, मेरे मायके के पराठे सबसे अच्छे हैं, आप खुद खाकर देख लीजिए। मुझे तो लगता है यहाँ का तवा ही खराब है। वाह, ये नया पैतरा अपना लिया तुमने। अब तवा खराब हो गया जो मैं इतने सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तो कड़ी के पत्थर जैसे लग रहे हैं। अगर इतने ही अच्छे पराठे चाहिए तो आप खुद बना लीजिए। मैं रोज़ सुनकर परेशान हो गई हूँ। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है माँ? क्यों हर बात पर प्रीति को डांटती हो? अरे चुप रह, तुझे तो सिर्फ खाने से मतलब है। बहू का काम है घर को संभालना। हाँ राजेश, आप ही समझाइए इन्हें। रोज़ ताने सुनना कितना मुश्किल होता है। अब बेटे की सुनो और बहू की सुनो, मैं तो कुछ कहती नहीं भाई। राजेश, मैं सच में कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ जी को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। प्रीति, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूँगा। तुम्हें रोज़ ये सब सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब आप ये कड़क पराठे खाइए और बताइए अच्छे बने हैं कि नहीं। अच्छे बने हैं भाई, मैं तो रोज़ खाऊंगा। और सही बताऊं तो मुझे तो करारे ही पसंद है। राजेश अपनी माँ से बात करता है। माँ वो सच में कोशिश कर रही है, आपको पता नहीं है शायद। उसने मेरे पास एक दूसरा आटा भी मंगवाया था। कह रही थी पता नहीं क्या चक्कर है, मेरे पराठे माँ जी को अच्छे नहीं लगते, मैं दूसरे आटे से बनाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, पता नहीं इसके मायके में ऐसे ही बनते होंगे। हमें तो अच्छे नहीं लगते भाई इसके पराठे। माँ आप एक चीज़ सोचो ना, वो 25 साल अपने घर रही है, कम से कम 10 साल तो पराठे उसने बनाए ही होंगे। अब हम एकदम से ये उम्मीद करें कि हमारे जैसे बन जाए तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। बात तो सही कह रहे हो बेटा, मैंने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं। चलो कल से मैं ऐसा करूँगी कि पराठे मैं बना दिया करूँगी, बाकी खाना तो अच्छा ही बना लेती है। इस तरह दोनों का काम बन जाता है और घर का माहौल शांत हो जाता है।